हेलो, मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सीवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पीजी फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, आप सबको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य पृथ्वी का गर्म होना है और पूरा भूमंडल, पूरी पृथ्वी जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हैं, इनके जमाव के कारण, बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और हमारी पृथ्वी अब एक ग्रीन हाउस की तरह काम कर रही है। और इसका दुष्प्रभाव यह है कि जो ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं। उसके बाद से ग्लेशियर के पिघलने के फलस्वरूप जो द्वीपीय देश हैं वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोने के कगार पे हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि जो सूक्ष्म जीव है वो भी धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त हो रहे हैं। इससे ये होगा कि जो एक संतुलन चक्र है जीव जगत का पृथ्वी पर, वो अब उसका अस्तित्व भी संकट में है और बहुत सारे विश्व के द्वीपीय देशों के जो जन समूह है वो भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते, पृथ्वी के गर्म होने के चलते अपने अस्तित्व को संकटग्रस्त मान रहे हैं, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। फिर सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उससे भी पृथ्वी के जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की सुस्त चाल से इसके प्रभावित हो रहे समुदायों में स्वाभाविक रूप से निराशा बढ़ी है। परंपरागत राजनीतिक वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित उक्त उपाय ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं हो पा रहे थे। पीड़ित लोगों की समस्याओं की अनदेखी हो रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मानवीय गतिविधियों के चलते वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि के लिए जिम्मेदारी तय करने की कोई व्यवस्था न होने से प्रभावित समुदायों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इन सब कारणों का सम्मिलित नतीजा यह रहा कि दिसंबर 2005 में कनाडा और अमेरिका में सक्रिय इन्यूट ने इंटर अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के समक्ष एक अपील दायर की। अपील में इन्यूट ने आरोप लगाया था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने में अमेरिका की विफलता से उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि तत्काल इस अपील को खारिज किया गया, लेकिन फरवरी 2007 में कमीशन ने मानवाधिकारों और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध पर अपना पक्ष रखने के लिए इन्यूट सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ CIEL और अर्थ जस्टिस संस्था के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। इस बैठक के काफ़ी उत्साहजनक परिणाम निकले और पहली बार यह माना गया कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मानव गतिविधियाँ ही जिम्मेदार है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भी इंसान ही होता है। इस लिहाज से आवश्यक है कि मानवाधिकारों के अंतर्गत जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और न्याय के दायरे में रहकर ही इस पर विचार किया जाना चाहिए। नवंबर 2007 में जारी किया गया माली घोषणा पत्र वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मानवीय पक्षों से जोड़ने की दिशा में दूसरा बड़ा कदम था। इस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि मानवाधिकारों के पूरे उपभोग के नज़रिए से जलवायु परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। इस घोषणा पत्र पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बाली में हुए 13वें सम्मेलन में भी विचार किया गया। यह घोषणा की गई कि जलवायु परिवर्तन को केवल प्रकृति से ही जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि यह मानव जीवन के अस्तित्व और उसकी सुरक्षा से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। यह सही है कि जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह प्रकृति में आने वाला बदलाव है, लेकिन प्रकृति में आ रहे इन बदलावों के लिए इंसान और उसकी गतिविधियां ही जिम्मेदार है।
मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने भी इसकी हामी भरी और जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने और उससे निपटने के लिए मानवाधिकारों के दायरे के अंदर ही प्रयास किया जाना आवश्यक है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा था कि 28 मार्च 2008 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव संख्या 7/23 को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना गया कि जलवायु में आ रहे बदलावों से विश्व भर में मानव जीवन पर तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं और इससे मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं। इससे पैदा होने वाली परिस्थितियां मानवाधिकारों के उपभोग में बाधा का काम करती है। प्रस्ताव में उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR को यह निर्देश भी दिया गया कि वह जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके परिषद के 10वें सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करे। साथ ही परिषद की बैठक में हुए विचार विमर्श को कोपेनहेगन में होने वाले यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 15वें सम्मेलन से पहले सदस्य राष्ट्रों के समक्ष पेश किया जाए ताकि इस मुद्दे पर आगे विचार विमर्श हो सके। प्रस्ताव के दिशा निर्देशों के मद्देनजर 15 जनवरी 2009 को OHCHR ने अपने अध्ययन की रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग सभी तरह के मानवाधिकारों को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो जलवायु परिवर्तन के चलते विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, जैसे जीने का अधिकार, भरपेट भोजन का अधिकार, पानी की उपलब्धता, स्वस्थ रहने का अधिकार और रहने के लिए आवास एवं स्वनिर्णय का अधिकार। इसमें यह भी कहा गया कि यूं तो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन कुछ खास इलाकों जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र, समुद्र किनारे गहराई में बसे देश, बाढ़ प्रभावित इलाके या ऐसे देश जहां सूखा या मरुस्थलीकरण की समस्या है, जैसा कि मालदीव एवं माले आदि के लिए यह ज़्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट में बताया गया कि खतरे को कम करना या उससे निपटने के लिए अपनाए गए तरीकों जैसे लोगों को दूसरी जगह बसाए जाने में भी मानवाधिकारों का मुद्दा जुड़ा हुआ है। OHCHR की रिपोर्ट के जवाब में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 25 मार्च 2009 को हुई अपनी 10वीं बैठक में मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर प्रस्ताव संख्या 10/4 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई है। परिषद ने यह स्वीकार किया है कि ग्लोबल वार्मिंग से मानवाधिकारों के उपभोग पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। प्रस्ताव में उन अधिकारों की भी चर्चा है जो जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। इससे यह भी माना गया कि भौगोलिक स्थिति, गरीबी, लिंग, उम्र या किसी समुदाय विशेष से संबद्ध लोगों के मानवाधिकार ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2010 वर्ष 2010 का पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 27 जनवरी 2010 को वाशिंगटन में हुई विश्व आर्थिक परिषद की सालाना बैठक में जारी किया गया। यह सूचकांक कोलंबिया और येल विश्वविद्यालय से जुड़े पर्यावरण विशेषज्ञों ने तैयार किया था। हर 2 साल पर जारी होने वाला यह सूचकांक वर्ष 2006 में पहली बार तैयार किया गया था। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर भारत और चीन को इस सूचकांक में क्रमशः 123वां और 121वां स्थान दिया गया था, जो इस बात को रेखांकित करता है कि तीव्र आर्थिक विकास से पर्यावरण पर भी खासा जोर पड़ता है। हालांकि अन्य नए औद्योगिकृत देशों में ब्राजील 62वें और रूस 69वें स्थान पर थे, जो इस बात की ओर भी इशारा करता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से विकास का स्तर या उसकी गति ही एकमात्र कारक नहीं है। सूचकांक के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने में आइसलैंड शीर्ष पर है। आइसलैंड की इस सफलता का आधार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और जंगलों को दोबारा बसाने की कोशिश है। आइसलैंड के अलावा स्विट्जरलैंड, कोस्टारिका, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों ने भी इस दिशा में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है
कि पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक में 163 देशों को 10 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कुल 25 मानकों के आधार पर जगह दी गई है। इसमें पर्यावरणीय स्वास्थ्य, हवा की गुणवत्ता, जल संसाधन का प्रबंधन, जैव विविधता, वनीकरण, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे मानक शामिल है। 2006-7 तक विकसित देशों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1.1% की वृद्धि। 1990 से 2007 के बीच 41 विकसित देशों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के कुल उत्सर्जन में 16% की वृद्धि हुई। इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देश हैं। ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 1990 से 2007 के बीच उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा वृद्धि ट्रांसपोर्ट यानी यातायात 17.9% के क्षेत्र में हुआ, तो विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग एवं उत्पादन उद्योग में सबसे ज़्यादा कमी 17.3% आई। सब विकसित और विकासशील देशों के बीच उत्सर्जन के स्तर में इस भारी अंतर को देखते हुए कई विशेषज्ञों ने सलाह दी कि भारत जैसे विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मानने से इंकार कर देना चाहिए जो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की तर्ज पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। विकासशील देश पहले ही ऐसे किसी बाध्यकारी कानून के प्रति अपना विरोध दर्ज कराते रहे। उनका मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा के मद्देनजर विकसित देशों को पहले और प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। वहीं क्योटो प्रोटोकॉल की समाप्ति से पहले 2008-2012 के बीच विकसित राष्ट्रों को 1990 के मुकाबले अपने उत्सर्जन के स्तर में औसतन 5% की कमी लानी है। उत्सर्जन के मामले में अग्रणी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश UNFCCC में शामिल होने के बावजूद क्योटो प्रोटोकॉल को मानने से इंकार करें। इतना नहीं, अब वे क्योटो प्रोटोकॉल को निरस्त करने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग देशों को तैयार करने की जद्दोजहद जारी है। हालांकि भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व वाले G77 के सदस्यों सहित कुल 184 देशों में इसे अभी तक अनुमोदित किया जा चुका है। 9 से 27 सितंबर 2019 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC के 42वें सत्र का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु को शामिल किया गया। इस बैठक का केंद्रीय बिंदु पर्यावरण एवं मानवाधिकारों के बीच संबंधों को परिभाषित करते हुए जलवायु संकट का समाधान निकालना रहा। परिषद में न केवल पारंपरिक मानवाधिकारों के मुद्दों को शामिल किया गया, बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में जलवायु परिवर्तन एवं डिजिटल परिदृश्य के संदर्भ में उत्पन्न मानवाधिकार के मुद्दों को शामिल किया गया। मानव पर वैश्विक तापमान का या वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग का विनाशकारी प्रभाव तटीय शहरों व द्वीपों के डूबने, जंगलों में आग लगने और ग्लेशियरों के पिघलने जैसे रूपों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का पर्यावरणीय आपातकाल संघर्ष, विस्थापन, सामाजिक तनाव, आर्थिक विकास में बाधा और असमानता को बढ़ावा दे रहा है, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मानवाधिकारों के हनन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कार्यवाही हेतु मार्गदर्शक में मुख्यतः 5 प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित किया गया, जो निम्नलिखित है। जलवायु परिवर्तन, अधिकार, विकास और शांति में बाधा उत्पन्न करने के नवीन उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रभावी जलवायु कार्यवाही के लिए व्यापक और सार्थक भागीदारी की जानी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करने वालों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रबंध की जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों की सहायता सबसे पहले होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान के समाधान के रूप में जलवायु न्याय को सुनिश्चित करना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस। जलवायु संकट से उत्पन्न होने वाले मानवाधिकार विषयों के अतिरिक्त परिषद ने विश्व के विभिन्न नागरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास से संबंधित मानवाधिकारों की बात कही है। वर्तमान में अफगानिस्तान, अमेरिका में मैक्सिको प्रवासियों, सीरिया, फिलिस्तीन, अफ्रीका और म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों के साथ ही हांगकांग आदि देशों के लोगों के मानवाधिकारों की चर्चा की गई है। धन्यवाद।